नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की, जैसा कि हम डेली करते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना कुछ देरी किए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आज हम 50 प्रश्न कराएंगे ऐसे, जो भारतीय इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो हर परीक्षा में, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एनडीए हो, किसी भी परीक्षा के लिए एसएससी लेवल के ये प्रश्न कराए हैं। अगर आप इसमें से अगर 35 प्रश्न आप सही करते हैं तो आप समझ लें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और बता दें, आप हमें इस वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो पहला प्रश्न आपके जैसा कि सामने दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, 2520 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ये हो जाएगा हमारा हड़प्पा काल का जो समय है, वो पूर्ण मान्यता का समय है, वो दिया गया है। इसे हम देख लेंगे अंग्रेजी में, द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाई कितना है, तो इसमें से हम दूसरा वाला लगा देंगे। अब बात आएगी दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखिए आप, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? ऐसे प्रश्न जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे आते हैं, इसका हम आंसर जानेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो जिधर मिस्र की सभ्यता थी, चीन की भी सभ्यता थी, उसी टाइम पर हमारी ग्रीक की सभ्यता थी। तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये वाला दूसरा प्रश्न है, ये मिस्र की जो है वो हो जाएगा। अब बात आएगी तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में बताया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कहाँ से कहाँ तक थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये हम आप जानते हैं कि ये बहुत से क्षेत्रों में गुजरी थी। यानी कि ये हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अब बात आएगी अगले प्रश्न की, 4 नंबर प्रश्न की। तो हम बता दें, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो हमारा हो जाएगा सुदरकोट्टा से। क्या हो जाएगा? सुदरकोट्टा से। समय बहुत कम है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आप चाहते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में है कि सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन, कालीबंगन है वो वर्तमान में किस राज्य में हुआ है? तो कालीबंगन हो जाएगा हमारा राजस्थान में। ये देखिए पहले से ही प्रश्न का जो हमने टिक है वो लगा रखा है, इसलिए ये हो जाएगा। चलते हैं अपने साथ प्रश्न 5वें की ओर। 6वां प्रश्न हमारा आएगा, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के मुख्य रूप से निर्माण में होता था? तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेल खड़ी। सेल खड़ी का निर्माण है वो हमारी हड़प्पा काल में जो धातुएं बनती थी उनके निर्माण में होता था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वो प्रश्न की ओर और जानेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हम जानेंगे कांस्ययुगीन युग की थी। अब बात आएगी 8वें नंबर प्रश्न की। 8वें नंबर प्रश्न में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें हमारा हो जाएगा व्यापार। क्या हो जाएगा? हमारा व्यापार हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब यानी कि वो कहाँ रहते थे? यावार थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे या शहरों में रहते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से थे? शहरी हुआ करते थे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर वो किससे बनाए जाते थे? हमारे ईंटों के बने होते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध
किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आप इसको स्टार बना लीजिएगा, स्टार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आप किसी कोने में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा परुसी नदी के। ये आपने बहुत कम ही सुनी होगी परुसी नदी, इसलिए ये नदी बहुत ही काफ़ी। और आप बताएंगे ये परुसी नदी जो है वो किस राज्य में बहती थी, आज के राज्य में कहाँ पर है? तो आप बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? किसमें? धर्म राजस्व में भू राजस्व की दर क्या है? तो हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच जो काल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे ब्राह्मण युग। यानी कि ये ब्राह्मण युग है, ये बहुत ही खतरनाक युग रहा है। और ये कब तक रहा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर और जानेंगे किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी कि छुआछूत की बीमारी किस काल में सर्वाधिक अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी? तो ये धर्मशास्त्र काल में हो जाएगा। धर्मशास्त्र काल में छुआछूत की बीमारी वो सबसे ज़्यादा पनप गई थी। अब बात आएगी प्रश्न नंबर 15 की। तो 15 में हम जानेंगे एशिया माइनर स्थित बोगा कोई के महत्व को लिखिए। यानी कि मोजा कोई के महत्व को विषय पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और नास्य का उल्लेख मिलता है। क्या आपको ये सही लगता है एशिया माइनर में? जी नहीं। और ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि वहाँ पर एशिया माइनर में 4 देवताओं के जो नाम मिले हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित है और ये किस पुस्तक में मिलता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। 17 नंबर, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो वो गौतम ऋषि ने किया था। कौन से गौतम ऋषि? ये गौतम ऋषि बुद्ध वाले गौतम ऋषि नहीं है, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ें। अब बात आएगी 17 नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की। तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कौन से ऐसे वस्तुएं थी जो निष्क कहा जाता था? तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण थे, वो हमारे मुनिष्क के नाम से जाने जाते थे। अब आएगी 19 नंबर प्रश्न की। योग दर्शन के प्रतिपादक, बहुत ही सरल प्रश्न है यहाँ पर कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो हमारा हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पतंजलि। आज के समय में ये पतंजलि बहुत ही अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। इसका कारण भी हम जान सकते हैं कि क्या कारण है कि पतंजलि अपने योग पर पहुँच गई है। अब प्रश्न आएगा 20 नंबर, उपनिषद पुस्तकें किस वस्तु पर आधारित होती थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें वो दर्शन पर आधारित हुआ करती थी। 16 महाजनपदों की अनुसूची कहाँ पर मिली थी? आप कैसे कर सकते हैं कि 16 जनपद हुआ करते थे प्राचीन इतिहास में? तो उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अगुंतर निकाय से। कहाँ से? अगुंतर निकाय से। अब बात आएगी 22 नंबर प्रश्न की। तो 22 नंबर प्रश्न में हमें मानना है निम्न में कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आप देख रहे हैं ना, खांसी हो रही है। तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, घनानंद। ये सिकंदर का समकालीन हुआ करता था। अब
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मगध, प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कृष्टि किस सदी में हुई थी? तो हमारा हो जाएगा सही आंसर बी, छठी ईसा पूर्व में हुई थी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? 24वां प्रश्न है हमारा कि सिकंदर ने जब युद्ध किया था तो उसके कारण क्या थे? तो इनमें से सभी कारण रहे कि भारत में कोई कंट्री सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ थी, देशद्रोहियों शासकों पर सहयोग मिला, वह अच्छा एक शासक हुआ करता था। ये प्रश्न छोड़ देंगे हम। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है और कहाँ पर खोदी गई थी? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कलिंग में, कि नंद राजा ने कलिंग में एक नहर का निर्माण किया था। प्रथम ईरानी शासक जिसने कुछ भाग को भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो वो हो जाएगा हमारा 27 नंबर प्रश्न का सी आंसर, डेरियस ऐसा जो ईरानी था, सर्वप्रथम इसने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकारत्व जमाया था। मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध कर रहे थे? यानी कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, मतलब सबसे ज़्यादा युद्ध किसके साथ हुए थे? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बज्जी वैशाली के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनानंद। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्ध की मृत्यु के प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की जो प्रथम संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? धर्म से वो महाकश्यप ने की थी। सॉरी, वो गलत हो गया, वो महाकश्यप ने की थी। हेलिडोरियस डोयोरस यानी कि योडोरस का बेंसिंग में अभिलेख कहाँ पर मिलता है? तो प्रश्न नंबर हमारा 34 है, और 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल वसुदेव से मिलती है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन गलत है? उसने सवर्ण एवं जात को स्वीकार नहीं किया, ये बहुत ही ये बिल्कुल सही बात है। और उसने ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक कोट की चुनौती दी, ये भी सही है। और कुछ ने ही निम्न माना, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। स्यादवाद का सिद्धांत है जो किस धर्म से संबंध रखता है? स्यादवाद यानी कि हमारा जैन धर्म हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। स्यादवाद का जो आश्रय है वो किसको जाता है? जैन धर्म को जाता है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त का शासन था, उसमें मदद किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चाणक्य जो गुरु थे, इन्होंने 3 राजाओं के साथ अपना समय बिताया था, इसीलिए इन्हें मेकर काइंड ऑफ किंग कहते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो प्रश्न नंबर हमारा 43 है, और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो हमारा 45 नंबर प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ए, पड़ को ही मौर्य साम्राज्य की मुद्रा माना जाता था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी
कौन था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान रखें कि कुणाल को अशोक का उत्तराधिकारी माना जाता रहा। ये प्रश्न हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमारी आंसर शीट आ जाएगी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों जगहों पर किस शासक ने पहली बार जीत हासिल की? तो वो हमारा हो जाएगा डी आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शास्त्र रहिए अपने घर पे जहाँ रहिए। धन्यवाद।